नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 14 सितंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2024 है। दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल के अंदर इसमें 5 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि स्टेशन मास्टर की पोस्ट कैसी होती है। इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ट्रेनिंग कहाँ होगी और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, आपकी ड्यूटी का टाइमिंग क्या होगा, आपको काम क्या करना होगा, आपकी सैलरी क्या होगी और अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे, फैसिलिटीज क्या मिलेगी, अगला प्रमोशन आपका किस पोस्ट पर होगा, ट्रांसफर आपके कहाँ हो सकते हैं, आपको साल में कितनी छुट्टियां दी जाएंगी और क्या ये पोस्ट लड़कियों के लिए सूटेबल है या नहीं। तो आइए दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब को एक एक करके डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, आप टेबल में देख सकते हैं स्टेशन मास्टर की 994 वैकेंसी आई हैं। आइए दोस्तों, स्टेशन मास्टर के सिलेक्शन प्रोसेस से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर भी हम 3 चीज जानेंगे। पहला ये कि क्वालिफिकेशन क्या जरूरी होती है, आपकी एज क्या होनी चाहिए और सबसे जरूरी है कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन 13 अक्टूबर 2024 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है लेकिन 13 अक्टूबर 2024 से पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दोस्तों, एज लिमिट की बात करूं तो आपकी एज 18 से 36 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे और डिटेल में समझा जाए तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1989 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1986 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच होनी चाहिए। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1984 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच होनी चाहिए, तो ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, ये जो आपकी एज लिमिट है 18 से 36 साल, इसके अलावा भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि अगर आप 36 साल के हैं तो आपको 3 साल और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 39 साल तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही बाकी कैटेगरीज में भी एज रिलैक्सेशन मिलता है, आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपकी एज लिमिट 18 से 33 साल के बीच होती है, जिसे आप टेबल में देख सकते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से यहाँ पर 3 साल आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, तो इसलिए आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट 18 से 36 साल के बीच है। और इसके अलावा अगर आप ओबीसी, SC ST या बाकी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जिसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दोस्तों, आइए अब इसका एग्जाम पैटर्न और समझ लेते हैं। तो ये एग्जाम 3 स्टेज में होता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और तीसरी स्टेज पर CBAT होता है, जिसे साइको टेस्ट भी कहते हैं। दोस्तों, पहली स्टेज पर आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आपको केवल 90 मिनट का समय दिया जाएगा और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसमें से 40 क्वेश्चंस आपके GS के होंगे, 30 क्वेश्चंस मैथ के होंगे और 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे। और यहाँ पर आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप पहली स्टेज को क्लियर कर लेंगे, इसके बाद दूसरी स्टेज पर फिर से आपका CBT होगा और इस बार ये 120 नंबर का होगा, लेकिन आपको पहले की तरह ही सिर्फ 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें 50 क्वेश्चंस GS के होंगे, 35 क्वेश्चंस मैथ के होंगे और 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे और इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। दोस्तों, थर्ड स्टेज पर आपका CBAT टेस्ट होगा, जिसे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। इसमें क्विज वगैरह होती हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो A2 स्टैंडर्ड का होता है। यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो बाकी पोस्ट के मुकाबले थोड़ा सा टफ होता है। इसमें आपका डिस्टेंस विजन 6/9 का होना चाहिए और बिना ग्लासेस के होना चाहिए। अगर आप चश्मा लगाते हो और आपका डिस्टेंस विजन 6/9 का है तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपका नियर विजन बिना चश्मे के 0.6 होना चाहिए। इसके साथ ही आपका कलर विजन, बायनोकुलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन टेस्ट भी किया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद फाइनली आपकी मेरिट बनेगी और आपकी मेरिट जो स्टेज 2 में CBT हुआ था और स्टेज 3 पर जो CBAT हुआ था, इन दोनों से मिलकर बनती है। आपकी फाइनल मेरिट में 70% वेटेज CBT सेकंड का होता है और 30% वेटेज CBAT को दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, जो 6 महीने की होगी और ट्रेनिंग के लिए आपको ZRTI यानी कि जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद आपको अपने डिवीजन के किसी भी स्टेशन पर भेज दिया जाता है और यहाँ पर आपकी 1 महीने की लाइन ट्रेनिंग होती है,
यानी कि यहाँ पर आपको स्टेशन मास्टर के साथ काम सीखना होता है। ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी बेसिक प्लस टीए को मिलाकर 53,100 रुपए होती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपकी पोस्टिंग किस पद पर होती है और ड्यूटी की टाइमिंग क्या होगी। दोस्तों, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पद पर होती है। और पोस्टिंग की बात करूँ तो आपकी पोस्टिंग किसी भी जंक्शन या स्मॉल स्टेशन पर कहीं भी हो सकती है और आपकी पोस्टिंग एक्स वाई या जेड सिटी में भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा स्टेशन मास्टर के लिए एक डिसएडवांटेज होता है कि इसमें आपकी पोस्टिंग जेड सिटी में कई बार ऐसी जगह हो जाती है जहाँ पर सुविधाएं थोड़ी कम रहती हैं। ड्यूटी टाइमिंग की बात करूँ तो आपकी शिफ्ट जॉब होती है जिसमें 6 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे की शिफ्ट जॉब होती है। अगर आपकी पोस्टिंग किसी बड़े जंक्शन पर होती है जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई वगैरह, तो यहाँ पर 6 घंटे की शिफ्ट जॉब होती है। अगर एवरेज रेलवे स्टेशन पर होती है जो ना ज़्यादा बड़े हों और ना ज़्यादा छोटे हों, तो आपकी 8 घंटे की शिफ्ट जॉब होती है। और एकदम से छोटे स्टेशन पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो यहाँ पर आपकी 12 घंटे की ड्यूटी रहती है और आपको वीक में एक ऑफ मिल जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन स्टेशन मास्टर के पद पर होता है तो आपको काम क्या करना होगा, यानी कि स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेशन मास्टर के पास काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है, उनको काम ज़्यादा करना होता है और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं कि स्टेशन मास्टर का मेन काम होता है कि आपको एक पैनल दिया जाता है और इस पैनल का इस्तेमाल करके आपको ट्रेन का मूवमेंट करना होता है कि किस गाड़ी को लाइन में लेना है, किस गाड़ी को डिस्पैच करना है। ये सारी चीज़ आपको डिसाइड करनी होती हैं और ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल रूम से बात करके डिसाइड करनी होती है। दूसरा काम, आपको गाड़ी को सिग्नल देना होता है कि किस गाड़ी को आपको ग्रीन सिग्नल देना है और किसको रेड सिग्नल देना है। ये सब भी आपको देखना होता है। इसके अलावा आपको शंटिंग का काम भी देखना होता है। दोस्तों, शंटिंग का मतलब होता है कि इंजन को काटकर गाड़ी के आगे या पीछे लगाया जाता है। अगर कोई बोगी खराब हो जाती है तो उसको काट दिया जाता है। इस तरह से ट्रेन में जो काट छाट का काम चलता रहता है इसे जनरली शंटिंग बोलते हैं। और वैसे तो ये सारा काम शंट सुपरवाइजर के अंडर में होता है, लेकिन ओवरऑल ये सारी चीज आपको देखनी होती है और फाइनल सुपरविजन आपको ही करना होता है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि उसको गेटमैन को ट्रेन के बारे में रिकॉर्ड देना होता है कि ट्रेन कब तक आ रही है, कितना लेट हो रही है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग गेटमैन गेट को ओपन या क्लोज करता है, जिसे फाटक भी बोलते हैं। इसके अलावा जो भी लोडिंग या अनलोडिंग का काम होता है वो भी आपको देखना होता है। जैसे कि कोई मालगाड़ी आ रही है, अब उसमें कोई भी चीज लोड या अनलोड होनी है तो सबसे पहले आप उसको मेन लाइन पर रिसीव करते हैं। इसके बाद आपको उस गाड़ी का प्लेसमेंट देना होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मालगाड़ी की एक अलग से पटरी होती है जहां पर वो खड़ी हो जाती है, इसे ही साइडिंग कहा जाता है। और जो ट्रक वगैरह होते हैं वो भी डायरेक्ट वहीं लग जाते हैं। इसके बाद जो भी लोडिंग या अनलोडिंग का काम होता है वो आसानी से हो जाता है। इसलिए कोई भी मालगाड़ी आती है तो आपको तुरंत उसे साइडिंग पर लगवाना होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे का मेन सोर्स ऑफ इनकम इन्हीं मालगाड़ी से होता है। इसके अलावा अगर कोई मालगाड़ी कुछ दिनों के लिए या फिर कई महीनों के लिए साइडिंग पर खड़ी होती है तो उसका लोड सिक्योर करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। लोड सिक्योर करने का मतलब है कि आपको गाड़ी के पहियों में स्टॉपर लगाने होते हैं, चेन बांधनी होती है जिससे कि ट्रेन डीरेल ना हो जाए या फिर अपने आप आगे ना बढ़ने लगे। क्योंकि आपने एक ऐसा इंसिडेंट सुना भी होगा जिसमें एक मालगाड़ी लगभग 70 किलोमीटर तक बिना लोको पायलट के चलने लग गई थी। और दोस्तों, ये लोड सिक्योर करने का काम वैसे तो पॉइंट मैन करता है, लेकिन आपको सुपरवाइज करना होता है। इसके अलावा आपके अंडर में जो भी स्टाफ है आपको उनकी ड्यूटी फिक्स करनी होती है। स्टेशन पर कितनी इनकम हुई है, फिर वो टिकट बेचने से हुई हो, एडवर्टीजमेंट से हुई हो, आपको इनका रिकॉर्ड रखना होता है और ये रिकॉर्ड आपको डिवीजन भेजना होता है। इसके अलावा स्टेशन पर साफ सफाई है या नहीं, इन सब चीज़ों का ध्यान भी आपको रखना होता है। और एक मेडिकल बॉक्स आपको बनाना होता है, क्योंकि अगर किसी भी यात्री को कुछ भी चोट लग जाती है, कुछ समस्या हो जाती है और अगर स्टेशन पर कोई डॉक्टर नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन भी आपको मैनेज करनी होती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपकी सैलरी क्या होगी और अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे। दोस्तों, स्टेशन मास्टर लेवल 6 की पोस्ट है जिसका ग्रेड पे 4200 है, यानी कि आपकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपए होगी। इसके बाद आपको डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए दिया जाएगा जो बेसिक सैलरी का 50% होता है, यानी कि 17,700 रुपए। और डीए आपका साल में 2 बार बढ़ता है, पहला 1 जनवरी को और दूसरा 1 जुलाई को। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि डीए कितना बढ़ाना है। इसके बाद अलाउंसेस की बात करें तो आपको एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में होती है तो आपकी बेसिक सैलरी का 30% यानी कि 10,260 रुपए एचआरए मिलेगा। वाई सिटी में बेसिक
बेसिक का 20% यानी कि 7,080 रुपए और जेट सिटी में बेसिक का 10% यानी कि 3,540 रुपए आपको HRA मिलेगा। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया जाएगा जो घर से ड्यूटी या ड्यूटी से घर जाने के लिए दिया जाता है। अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में होती है तो TA 5400 रुपए होगा और बाय और जेट सिटी में 2700 रुपए है। इसके अलावा अगर आपकी ड्यूटी नाइट में लगाई जाती है तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा और अगर किसी दिन नेशनल हॉलीडेज होती हैं और उस दिन भी अगर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है तो आपको NHA यानी कि नेशनल हॉलीडे अलाउंस दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाता है जो 1000 पर डे के हिसाब से होता है। अगर आपको रेलवे के कुछ काम से आपके हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर से दूर भेजा जाता है तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाता है और इन सब के अलावा आपका 10% NPS डिडक्शन होता है जो आपकी बेसिक सैलरी प्लस DA को मिलाकर होता है। तो आपका NPS डिडक्शन 5,310 रुपए होगा। अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में होती है तो आपकी इन हैंड सैलरी 63,450 रुपए होगी। अगर आपकी पोस्टिंग वाई सिटी में होती है तो आपकी इन हैंड सैलरी 57,570 रुपए होगी और अगर आपकी पोस्टिंग जेट सिटी में होती है तो आपकी इन हैंड सैलरी 54,030 होगी। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि आपको छुट्टियां कितनी मिलेंगी और ट्रांसफर का क्या सीन है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको LAP मिलती है जिसे लीव ऑन एवरेज पे बोलते हैं। ये आपको साल में 30 मिलती है, 15 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक और 15 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। इसके अलावा आपको 20 LHA भी मिलती है जिन्हें लीव ऑन हाफ एवरेज पे बोलते हैं। इसे आम भाषा में मेडिकल लीव बोलते हैं और ये भी आपको इसी तरह से मिलती है 10 1 जनवरी से 30 जून तक और 10 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। इसके अलावा आपको 10 CL यानी कि कैजुअल लीव मिलती है और लगभग 16 नेशनल हॉलीडेज मिलते हैं। इनकी भी छुट्टियां आपको मिलती हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेशनल हॉलीडेज के दिन अगर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है तो आपको उस दिन के पैसे दिए जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा ट्रांसफर की बात करें तो आपके कुछ समय में ट्रांसफर होते रहते हैं जिन्हें रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन करता है। इसके अलावा आप खुद से भी ट्रांसफर ले सकते हैं जिसे ऑन रिक्वेस्ट बोला जाता है, लेकिन इसके लिए आपको पहले 5 साल एक डिवीजन में सर्विस देनी होगी, उसके बाद आप ट्रांसफर ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर का एक सबसे बेस्ट तरीका ये है जिसे म्यूचुअल ट्रांसफर बोलते हैं, जिसमें 2 एम्प्लॉइज एक दूसरे की सीट को चेंज कर लेते हैं और ये ट्रांसफर सबसे जल्दी होते हैं। और इन सब के अलावा आपके स्पाउस ग्राउंड पर भी आपको ट्रांसफर दिया जा सकता है। जैसे अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड रेलवे में है, स्टेट गवर्नमेंट में है या PSUs वगैरह में है तो भी आपका ट्रांसफर आसानी से हो जाता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपका स्टेशन मास्टर के पद पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फैसिलिटीज क्या दी जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको एक रेलवे क्वार्टर दिया जाएगा जो टाइप 3 का होगा और ये अच्छा खासा रहता है। इसके अलावा आपको और आप पर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा रेलवे ग्राउंड भी होते हैं तो वहाँ पर आप टहल सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस भी दिया जाता है जो 33,750 रुपए पर चाइल्ड होता है और ये मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक ही होता है और ये LKG से 12th तक मिलता है। इसके अलावा आपको एक फर्स्ट क्लास का रेलवे पास दिया जाएगा जो 5 साल तक 1 सेट पर ईयर होता है और जब आपकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो आपको 3 सेट पर ईयर मिलते हैं। दोस्तों सेट का मतलब है कि आप 2 बर्थ यूज कर सकते हैं, अप डाउन या फिर डाउन डाउन, जैसा आपको ठीक लगे। यानी कि एक सेट में आपके 2 पास होते हैं या आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि एक पास में 2 सीट होती हैं। इसके अलावा एक PTO पास भी मिलता है, ये सेकंड AC के लिए होता है और ये 4 सेट पर ईयर होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप 8 सीट यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये PTO पास के अंदर आपका 1/3 किराया लगता है। जैसे अगर सेकंड AC का किराया 900 रुपए है तो आपको सिर्फ 300 रुपए देने हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हेडक्वार्टर से दूर कहीं दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं तो रेलवे आपके बच्चों के स्कूल कॉलेज आने जाने के लिए भी पास प्रोवाइड कर पाता है। इसके अलावा आपको हर साल दिवाली बोनस भी दिया जाता है जो लगभग 17,951 रुपए होता है। आइए दोस्तों बात करते हैं कि इसमें प्रमोशन कैसे होता है और कितने समय बाद होता है और किस पद पर होता है। दोस्तों सबसे पहले आपकी पोस्टिंग असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पद पर होती है। इसके बाद आपका प्रमोशन स्टेशन मास्टर के पद पर होता है और इन दोनों की लेवल सेम होती है। इसके बाद आपको लगभग 8 से 10 साल लगते हैं स्टेशन सुपरिटेंडेंट बनने में और ये लेवल 7 की पोस्ट होती है। इसके बाद ऊपर AOM, DOM और सीनियर DOM होते हैं। आप साइड में इनकी फुल फॉर्म देख सकते हैं और ये ऊपर की तीनों पोस्ट गजेटेड यानी कि राजपत्रिक पोस्ट होती हैं। ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती हैं। ऑफिसर को जो भी सारी सुविधाएं दी जाती हैं वो आपको मिलेगी और सीनियर सुपरिटेंडेंट के बाद AOM की पोस्ट पर पहुंचने में काफी समय लगता है, लेकिन आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर जल्दी भी इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जॉब लड़कियों के लिए सूटेबल है या नहीं। दोस्तों अगर रियल सेंस में बात करूं तो कई सारी लड़कियां इस पोस्ट को अवॉइड करती हैं क्योंकि सुपरविजन के साथ वर्कलोड ज्यादा होता है, काम बहुत ज्यादा करना होता है, आपको सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और इन सब के अलावा सैलरी थोड़ी सी कम होती है, प्रमोशन बहुत स्लो होते हैं और आपकी ड्यूटी नाइट में भी लगाई जा सकती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।